हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12 स्ट्रॉन्ग इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.6। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। ये कहानी उन 12 अमेरिकन सैनिकों की है जिन्होंने अपनी जांबाजी से हजारों तालिबानियों को धूल चटा दी थी और जीत भी हासिल की थी। अपने देश में हुए हमले और लोगों की मौत का बदला भी लिया था। फिल्म के शुरुआत में ही हमें कुछ हमले दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अमेरिका में हुए थे। इन सब के पीछे एक ही नाम आता है और वो है ओसामा बिन लादेन का। और फिर यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर से, मतलब हमारे हीरो से, और उसका नाम है कैप्टन मिच। कैप्टन अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है और अपनी वाइफ जेन के साथ और अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत खुशनुमा माहौल में रह रहा है। लेकिन आज के दिन अमेरिका में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा घटने वाला है। और फिर कैप्टन की बेटी उसे एक न्यूज दिखाती है। ये एक ऐसी न्यूज होती है जिसे देखकर पूरा अमेरिका हिल चुका था और इसमें 10,000 लोग मारे जा चुके थे। अब ये न्यूज देखकर कैप्टन फॉरेन आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां उसके आर्मी चीफ उसे देखकर कहते हैं कि तुम क्यों आए हो, तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो कैप्टन कहता है कि मुझे अपने लोगों का बदला लेना है, जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब चीफ ऑफिसर कैप्टन से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अब ग्राउंड में काम करना छोड़ देने वाले हो और सिर्फ डेस्क वर्क ही करने वाले हो। और कैप्टन अपने चीफ ऑफिसर से कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। इसके बाद कैप्टन टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर्स को चेक करता है और चीफ ऑफिसर को पूछता है कि क्या इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तो इसके बाद चीफ ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, ये हमला अल-कायदा ने किया है। दरअसल अल-कायदा को ओसामा बिन लादेन फंड करता है। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि वो अफगानिस्तान में जाएगा अपनी टीम के साथ और जिसने भी ये किया है उससे बदला लेगा। लेकिन उसका चीफ ऑफिसर गुस्से में उसको ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने खुद ही डेस्क वर्क चुना था और सभी सैनिकों को ट्रेनिंग ग्राउंड से फॉरेन आर्मी हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है ताकि वो इन सभी मिशन को अंजाम दे सके और जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको ढूंढ कर मार सके। और यहाँ पर ये न्यूज देखकर सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। अब इसके बाद कैप्टन अपनी कैबिन में जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में अपने डेस्क को लात मारता है, जिससे कि वो डेस्क टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम एक दूसरा ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है स्पेंसर, जिनकी रिटायरमेंट काफी नजदीक आ चुकी होती है। वो अपने सीनियर के रूम में जाते हैं और वहाँ अपने रिटायरमेंट पेपर को फाड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कैप्टन उनके साथ मिशन पर नहीं गया तो वो भी नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद उनका चीफ ऑफिसर मान जाता है। और फिर अफगानिस्तान जाने से पहले सारे के सारे सैनिक अपनी अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हैं और फिर ये सभी लोग अपने अपने परिवार से अलविदा लेते हैं और अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद कैप्टन की टीम अफगानिस्तान पहुंच जाती है, लेकिन अफगानिस्तान में इनको इनके टारगेट पे पहुंचने से पहले अफगान बॉर्डर के 92 मील दूर इनका K2 बेस है। तो पूरी टीम K2 बेस पर लैंड होती है और वहां पर पहुंचकर कैप्टन और स्पेंसर की मुलाकात कर्नल मलहॉलैंड से होती है, जो कि कैप्टन का वहाँ पे इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम इससे पहले कभी कोई ऐसे कॉम्बैट मिशन पर गए हो, तुम्हें मैं हजारों तालिबानियों के बीच में क्यों भेजूं? तब कैप्टन उनको जवाब में कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी अटैक हुआ है, ऐसा अटैक पूरी दुनिया में अभी तक किसी के भी ऊपर नहीं हुआ है और US आर्मी जो एयर स्ट्राइक करने वाली है उसका भी तो एक्सपीरियंस हमारी पूरी आर्मी में किसी को भी नहीं है। तो ये जवाब सुनकर कर्नल हॉलैंड थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो उसे जानकारी देना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि तालिबान और अल-कायदा की फंडिंग ओसामा बिन लादेन देता है और उन लोगों को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो कि हमारे पास है, जो कि सारे हथियार है, टैंक्स है, मिसाइल्स है। अब यहाँ पर कैप्टन के अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि बेवजह उसके देश के हजारों बेकसूर लोगों को मारा गया था। कैप्टन का एक सिंपल सा प्लान रहता है और वो किसी तरीके से तालिबान के हेड मुल्ला रज्जान को मारना चाहता है। वो अब वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी पूरी टीम से मिलता है और उन्हें अंदर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब सभी लोग रेडी हो जाते हैं और अब रात हो चुकी है। सारे सैनिक अपनी बंदूक, जैकेट, हेलमेट लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तालिबानियों के बेस से थोड़ी दूरी पर उतर जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उनको जनरल दोस्तम की टीम मिल जाती है, जो कि उन्हें रिसीव करने आई थी। दरअसल जनरल दोस्तम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तम इन्हें बताता है कि तालिबान के हेड ने तुम सभी को मारने का इनाम रखा है। तुम्हारी बॉडी के $1,00,000 मिलेंगे और तुम्हारा सूट है उसके $40,000 मिलेंगे, इसीलिए सभी को संभल कर रहना होगा। दोस्तम अमेरिकन सैनिकों को सिर्फ 6 घोड़े देता है और जिसको देखते हुए कैप्टन कहता है कि हम तो 12 लोग हैं और तुमने सिर्फ 6 घोड़े क्यों दिए हैं? तो दोस्तम कहता है कि मेरे पास बस इतने ही घोड़े हैं, तुम लोगों को इस पर आना है तो आओ वरना मत आओ।
अब कैप्टन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अपने कुछ साथियों को वहीं पर छोड़ देता है और उन्हीं के साथ दोस्तम के लोग भी वहीं रुक जाते हैं। और इधर मुल्ला रजान जो कि तालिबान के सरदार है, जिसने अपने ही कानून बना रखे हैं, वो एक टीचर को बहुत सारे लोगों के सामने बैठा देता है और उसकी बेटी के सामने ही उसे मारने वाला होता है। वो उसकी बेटी से पूछता है कि कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, तो उसकी बेटी जवाब देती है कि जिराफ होता है। और यहाँ पर इस टीचर का पति भी होता है जो मुल्ला रजान से भीख मांगता है कि हमें प्लीज छोड़ दो, पर इन तालिबानियों को उन पर कोई भी रहम नहीं आता। जब उस टीचर को एहसास होता है कि अब वो नहीं बच सकती और वो मरने वाली है, तब वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और तभी रजान उसे गोली मार देता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रजान जानवर है और सिर्फ इनको पैसा और दहशत कमानी है। अब रजान बोलता है कि इस शहर में कोई भी लड़की जो कि 8 साल से ऊपर है वो स्कूल नहीं जाएगी और पढ़ाई नहीं करेगी। दरअसल तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है, कुछ ऐसी ही मनमानी कर रहे हैं, अपने ही कानून लगा रहे हैं और जिसे चाहे उसे मार देते हैं। वही दूसरी तरफ कैप्टन और दोस्तम चलते चलते एक गांव तक पहुंच जाते हैं, जिस गांव का नाम होता है बेचम। वो पूरा गांव तालिबान के अंडर होता है। उससे 25 मील की दूरी पर मज़ारे शरीफ होता है, जहां पर मुल्ला रजान मौजूद है। यहाँ इस गांव में सिर्फ आम आदमी रहते हैं जो कि अफगानिस्तान के नागरिक है। अब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगता है, इसीलिए कैप्टन और उसकी टीम डिसाइड करती है कि आज की रात वो इस गुफा में गुजारेंगे और अगली सुबह होते ही उन लोगों पर एयर स्ट्राइक करेंगे। अब रात हो जाती है और सारे लोग आराम करने लगते हैं। फिर वहाँ कैप्टन के पास दोस्तम आता है और उसे पूछता है कि मेरे आने पर तुम्हारे लोग खड़े क्यों नहीं होते। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। ये सुनकर दोस्तम कैप्टन से कहता है कि यही फर्क है तुम्हारे और मेरे लोगों के बीच में, तुम लोगों को इज्जत करनी नहीं आती। ये बोलकर वहाँ से दोस्तम चला जाता है। उधर K2 बेस में कर्नल को एक लेडी ऑफिसर आकर बताती है कि कैप्टन की टीम ने सप्लाई ड्रॉप मांगी है, उन्हें कुछ गियर और कुछ खाने का सामान चाहिए। वो अभी कोबाकी लेक के पास ठहरे हुए हैं। उन्होंने अपने 6 लोगों को बेस पर छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 ही घोड़े थे। घोड़ों का नाम सुनकर कर्नल को शौक लग जाता है कि अमेरिका ने खुद को इतना हाईटेक बनाया है, उसके बावजूद भी वो घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह होने पर कैप्टन की टीम निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद इन्हें तालिबान का जो पहला कैंप है वो दिखाई पड़ता है। वो उनके काफी करीब आ जाता है। जब कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है तो उनके पास हर तरह के हथियार होते हैं, वो काफी सारी तादाद में भी होते हैं। और ये देखकर कैप्टन दोस्तम से कहता है कि मुझे इनके थोड़े पास जाना होगा ताकि मैं फाइटर प्लेन को उनकी सही लोकेशन बता सकूं। लेकिन दोस्तम कहता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सही लोकेशन, सही कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। तो कैप्टन दोस्तम पर भरोसा कर लेता है और उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स फाइटर प्लेन को भेज देता है। और थोड़ी ही देर बाद वो प्लेन से वहाँ पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। बम गिराते ही दोस्तम के साथी काफी खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पहली बार बम गिरते हुए देखे हो। लेकिन कैप्टन देखता है कि बम गलत लोकेशन पर गिर रहे हैं और वहाँ से दुश्मन भाग रहे हैं, इसीलिए वो घोड़ा लेकर उनके और करीब जाता है और सही कोऑर्डिनेट्स भेजने लगता है। लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी बीच एयर स्ट्राइक होने लग जाती है, जिससे कि तालिबान के सारे ठिकाने तबाह होने लगते हैं। दोस्तम कहता है कि अब हम कल हमला करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफी है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर भी वहाँ से वो चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एयर ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि कैप्टन ने अपने हेडक्वार्टर से मंगाए हुए थे। लेकिन कुछ एयर ड्रॉप्स गलत जगह पर गिर जाते हैं और गांव वाले उसे उठा लेते हैं। फिर उन एयर ड्रॉप्स को सैनिकों को पैसे देकर खरीदना पड़ता है उन गांव वालों से, मतलब उनके खुद के ही एयर ड्रॉप्स उन्हें पैसे देकर खरीदने पड़े हैं। एक गांव वाला उनकी सोल्जर जैकेट और सूट चुरा लेता है और वहां से बड़े ही आराम से निकल जाता है। अब अगले दिन कैप्टन और दोस्तम उसी जगह पर जाते हैं और फिर से एयर स्ट्राइक करवाते हैं और फिर कैप्टन की टीम और तालिबानियों के बीच में काफी भयंकर फाइट हो जाती है। वहाँ हमें तालिबान का हेड भी दिखाई पड़ता है। वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन की टीम बचे हुए सारे तालिबानियों को वहाँ पर मार गिराती है। इसमें कैप्टन के साथ एक बच्चा भी होता है जो कि इस लड़ाई में मारा जाता है। अब कैप्टन के पास एयर सपोर्ट नहीं था, इसीलिए अभी इनको यहाँ से वापस जाना होगा। यहाँ पर US आर्मी ने स्ट्राइक कर करके आधे से ज्यादा तालिबान को मार गिराया था।
अब इन्हें इनके आखिरी पड़ाव तक जाना है, जो कि था मज़ार-ए शरीफ, जो कि तालिबानियों का मेन अड्डा था। और इसी जगह पर उन्हें मुल्ला रजान मिलेगा, जो कि तालिबानियों का हेड है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अपने खाने के लिए कुछ शिप्स भी खरीद लेते हैं और इसी जगह पर थोड़ा आराम भी करते हैं। अब कैप्टन दोस्तम से बात करने जाता है और उसे बताता है कि अमेरिकन आर्मी ने हमारी तरफ से एक और टीम भेजी है, QDA 555, जिससे अफगानिस्तान के एक लीडर मोहम्मद के साथ वो मज़ार-ए शरीफ के दूसरी साइड से अटैक करेंगे और उसके बाद वो दोनों तरफ से घिर जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर दोस्तम एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद उसका पॉलिटिकल विरोधी होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिका उसके विरोधी के साथ काम करे। वो कहता है कि अगर US की टीम मोहम्मद के साथ गई तो वो US और कैप्टन का साथ छोड़ देगा, और दोस्तम ऐसा ही करता है। दोस्तम कैप्टन का साथ छोड़कर अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अब कैप्टन अपने साथियों को ये बात बताता है, जिससे कि उनका मॉरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन की जो दूसरी टीम होती है वो भी आ जाती है, जिसे कि अमेरिकन आर्मी ने भेजा था। यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर इन्हें मज़ार-ए शरीफ दिख जाता है, लेकिन वहाँ के हालात इनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर काफी सारे दुश्मन के लोग होते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, टैंक्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर भी होते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो कैप्टन पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक करवाते हैं और ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक होती है, जिससे कि पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सारे लोग आगे बढ़ते हैं और गन फाइट करने लगते हैं। तभी स्पेंसर की टीम के पास खुद को सरेंडर करने के लिए कुछ तालिबानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्पेंसर अपने एक साथी से कहता है कि हमें इन लोगों को चेक करना चाहिए, लेकिन तभी उन तालिबानियों में से एक खुद को बम से उड़ा देता है और फिर हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी तबाही में स्पेंसर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी दोस्तम कैप्टन की मदद करने के लिए दोबारा आ जाता है और तभी अचानक से इन लोगों पर तालिबान रॉकेट लॉन्चर्स छोड़ने लगता है। वो पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर मार रहा था, जिससे कि सभी आदमी यहाँ पर जख्मी हो रहे थे। हर तरफ हड़कंप मच रहा था और इसी बीच मुल्ला रजान अपने छुपे हुए ठिकाने से बाहर निकलता है और मशीन गन से गोलियां दागनी शुरू कर देता है। ये गोलियां दोस्तम के साथियों पर आकर लगने लग जाती है, जिससे कि वो भागना शुरू कर देते हैं। तभी दोबारा से एयर स्ट्राइक होने लगती है और इसके बाद पूरी तरीके से शांति हो जाती है। ये शांति वही होती है जो कि मौत के पहले होती है। और फिर कैप्टन अपने साथियों के साथ घोड़ों पर उस वॉर में घुस जाता है। यहाँ पर घोड़े से गन चलाई जा रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे तालिबानियों को ये मार गिराते हैं, लेकिन इसी बीच इनके जो भी साथी होते हैं मिसाइल की वजह से मारे जाते हैं और एक मिसाइल आकर कैप्टन के पास गिर जाती है, जिससे वो भी जख्मी हो जाता है। लेकिन वो दोबारा उठ जाता है और सबसे कहता है कि MI-15 लॉन्चर है और इसे लोड होने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। इससे पहले कि इसमें सारी मिसाइल्स लोड करे, हमें उसके अंदर घुसना होगा और इन सभी को उसे चलाने से रोकना होगा, नहीं तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर दोस्तम अपने साथियों के साथ और कैप्टन अपने साथियों के साथ घुस जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत अंदर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर से मिसाइल फायर कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग बहुत सारे तालिबानियों को मार देते हैं और पूरी तरीके से सन्नाटा कर देते हैं। यहाँ पर जो भी तालिबानी थे वो सभी हारने लगते हैं और यहाँ पर रजान अपने लोगों को मरता देखकर वहाँ से गाड़ी से भागने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत खराब होती है उसे ऊंट पर भी बैठा दो तो भी कुत्ता काट लेता है। तो यहाँ पर रजान के साथ यही हाल होने वाला था। वो अपनी गाड़ी से भाग रहा था, लेकिन तभी एक गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है और वहीं पर दोस्तम अपने घोड़े पर आकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सभी लोग सभी तालिबानियों को मार देते हैं और यहाँ पर ये लोग जंग जीत जाते हैं। लेकिन अभी स्पेंसर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए तुरंत ही वहाँ पर एक चॉपर बुलाया जाता है और फिर ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद बेस पर सभी लोग सेफली पहुंच जाते हैं। इसके बाद जनरल दोस्तम और मोहम्मद में भी दोस्ती हो जाती है, जो कि दोनों पहले एक दूसरे के विरोधी थे। और जाते जाते जनरल दोस्तम कैप्टन से काफी अच्छी बातें करते हैं और कहता है मैं जब भी इस कंट्री में जाऊंगा वहाँ तुम्हारे फ्लैग लगा लूंगा। इसके जवाब में कैप्टन कहता है कि ये तुम्हारा देश है, तुम अपना झंडा यहाँ पर लगाना। और फिर सारे सैनिक वापस अमेरिका आ जाते हैं और वो भी सही सलामत और जिंदा। इस वॉर के बाद US आर्मी ने जनरल दोस्तम को अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है।
जो कि अमेरिका में हुए कुछ हमलों के बाद की है। इन सोल्जर्स की याद में अमेरिका में हॉर्स सोल्जर्स की भी मूर्ति लगाई गई है, जो कि इनकी बहादुरी को दर्शाती है। और फिल्म के आखिर में हमें 12 सोल्जर की असली तस्वीर दिखाई जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।